नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तो जिस तरह से देखा जाए, आज हम बात करेंगे यूपी में मचे सियासी घमासान की, जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। और वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर गई हैं। अब यूपी में प्रियंका गांधी उतर गई हैं, तो लेकिन उनका पता, यूपी की ये राह आसान नहीं होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ आगे आधे घंटे। तो यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और तैयारियां सभी पार्टियां तेजी से कर रही हैं। ऐसे में सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच जमकर ट्विटरबाजी देखने को मिल रही है। ट्विटर के सहारे दोनों नेता एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि सीएम योगी पर अखिलेश ने क्या ट्विटर वॉर किया है। देखिए, सियासत की लड़ाई ट्विटर तक आई। सीएम योगी अखिलेश का ट्विटर वार। जीवन दर्शन पर शुरू हुई तकरार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी अपने चरम पर है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ट्विटर पर जीवन दर्शन को लेकर वार शुरू हो गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने कैसा जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। फिर क्या था, सीएम योगी के इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर ट्वीट के ही सहारे बिना नाम लिए हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने कैसे जीवन जिया, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। बीजेपी ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन की तो बात ही क्या करें। अखिलेश यादव का ये ट्वीट सीएम योगी के ट्वीट के 1.5 घंटे बाद आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच जीवन दर्शन को लेकर ट्विटर पर वार शुरू हो गया है। जीवन कैसे जिए को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा। निश्चित है कि आगामी विधानसभा चुनाव से मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में कुर्सी को लेकर ट्विटर पर यह वार दिलचस्प जरूर हो गई है। इन दोनों नेताओं के बीच समर्थक भी अपने अपने नेता के पक्ष में बोल रहे हैं। बीजेपी के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक की बेहतर सुविधाएं की गई है। देखिए, इसमें उन्होंने, अखिलेश जी ने ये बोला है कि अब उन्हें बीजेपी का बोला हुआ प्रवचन लग रहा है और उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, प्रवचन और कथा तो अखिलेश जी को कभी पसंद आया ही नहीं है। उन्होंने तो हमेशा अजान की राजनीति करी है। अगर उन्हें बदलाव देखना ही है, उसके लिए उन्हें ट्विटर की और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। उन्हें समाज के बीच में जाना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। तब उन्हें पता चलेगा कि भाजपा की योजनाओं के जरिए समाज में कितना बदलाव आया है। जबकि बीजेपी के वार पर सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाई है। बीजेपी सिर्फ वादे करते हैं, उसे पूरा नहीं करती है। साथ ही कहा कि सुरक्षा रोजगार के मामले में तो बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि जीवन हमेशा दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए, दूसरों की मदद के लिए होना चाहिए, कमजोरों के मदद के लिए होना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने में लगाना चाहिए। हमारा ऐसा योगदान समाज के प्रति होना चाहिए जिससे समाज हमारे ऊपर गर्व महसूस करे। जीवन कभी इसलिए नहीं होना चाहिए कि अहंकार में नहीं होना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं सबसे अच्छा हूं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ बताना मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। और जीवन में हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। इस वार पलटवार के बीच एक बात तो साफ है कि यूपी विधानसभा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक बड़े नेता अपने दम भरते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में सूबे की कुर्सी पर बैठने की रेस तेज हो गई है। लेकिन देखना अब ये होगा कि यूपी की जनता किसको अपना मुखिया चुनेगी और किसको यूपी की सत्ता पर बैठने का मौका देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और बीजेपी
फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत हर जिले में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। सूबे के 7 जिलों में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए, तो वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बरेली में और मंत्री आशुतोष टंडन हापुड़ में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। ऐसे में तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के कंधे पर प्रबुद्ध सम्मेलन की बागडोर है। अब देखना होगा कि इस सम्मेलन का जनता पर विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा। और उसमें 540.57 करोड़ के बजट पर मोहर लगी है। गत वर्ष भी हमको जो पैसा यहाँ जिले को सरकार की तरफ से दिया गया था, उसमें लगभग 95.90 यानी कि लगभग 96% पूरी तरह से वो व्यय हुआ और उसका लाभ बरेली की जनता को मिला। इस वर्ष भी जो पैसा मिलेगा उसका लाभ भी बरेली को मिले, ये सब लोग हमारे अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। सरकार बहुत पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। जो जनहित के कार्य हैं, जो गरीब कल्याण की योजना है, जो जनता से जुड़ी योजना है, उनका लाभ जनता तक पहुँचे, जनता को उसका लाभ मिले, उसमें कहीं कोई लीकेज ना हो, ये सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। मैंने अधिकारियों को ये भी कहा है, जिलाधिकारी को कहा है कि सभी अधिकारी क्षेत्र में जाकर भ्रमण करें। कई ऐसे विभाग हैं जिनके जो यहाँ नोडल हैं वो ज़्यादातर समय मुख्यालय पर रहते हैं। जो भी योजना है उनको ज़मीन पर जाकर परखने का काम अधिकारी करें, जिससे कि जो मंशा है सरकार की 100% लाभ योजनाओं का जनता को मिले, जो पात्र लोग हैं उनको सभी योजनाओं का लाभ मिले, ये सब अधिकारी सुनिश्चित। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। इस सवाल पर कांग्रेस को छोड़कर शायद ही कोई हो जो हाँ बोल सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद है तो सब कुछ है, और इसी उम्मीद के सहारे प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा से जिंदा करने की कोशिश में है। लेकिन देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुरानी राह पर लाने के प्रयास में जुटी प्रियंका गांधी का मिशन 2022 जारी है। सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा। इन बैठकों में प्रियंका गांधी ने चुनावी एजेंडे पर कार्यकर्ताओं से कई स्तर पर बातचीत की और गांव में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर प्रियंका गांधी का विशेष फोकस है। प्रियंका का मिशन 2022 सुबह 10 बजे इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक, हर गांव में कांग्रेस अभियान की समीक्षा, उम्मीदवारों के चयन की गाइडलाइन पर काम, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान, पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस वक्त सबसे बुरे हाल में है। कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस का मिशन 2022 कैसे कामयाब होगा, कैसे यूपी में प्रदर्शन सुधरेगा, ये कह पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकें कर रही हैं। बैठक में शामिल हुई उत्तर प्रदेश की महिला विंग की कांग्रेस अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में रणनीति को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुझे लगता है जब से प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से युवाओं और महिलाओं में कुछ खास ही जोश उत्साह देखा जा रहा है। हमारी पार्टी को एक नई दिशा निर्धारित की गई और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही कहता था कि हमें एक मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी है और यहाँ पर प्रियंका जी को नेतृत्व देकर जो उत्साह, जो संगठन को मजबूती मिली है, मुझे लगता है कांग्रेस आगामी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में है।
महिलाओं को लेकर हमेशा आवाज़ उठती है कि कांग्रेस में महिलाओं को वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत वक्त से महिलाएं ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। उस पर क्या कहना चाहिए? ये मुझे लगता है कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को ही सम्मान दिया है। अगर हम बात करें सपा की, तो जो सम्मान महिलाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भाजपा में आप बताइए कि कितने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महिला होती है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो स्वयं सोनिया जी हों, प्रियंका जी हों, शीला दीक्षित जी हों, और हम सब जानते हैं कि किस तरह आज मुझे भी 25 वर्ष की उम्र में विधानसभा लड़ने का मौका दिया, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने दिया। विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस उत्साहित भी दिख रही है। लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अब प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर रहेंगी। हालांकि अमेठी और रायबरेली निकलने से पहले वो व्यापारियों से मुलाकात करेंगी। प्रियंका गांधी जी का जो करिश्माई अंदाज है वो पूरे उत्तर प्रदेश में स्वीकार्यता योग्य है। जिस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो, प्रियंका गांधी जी नजर आई, आदिवासियों का उत्पीड़न हो, प्रियंका गांधी जी नजर आई, किसानों की समस्या हो तो प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर संघर्ष किया है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा, भाजपा सबको दिख चुकी है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। प्रियंका गांधी तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी ये कह पाना कि कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में खड़ी हो पाएगी, ये जल्दबाजी होगी। फिर भी कांग्रेसी और प्रियंका गांधी को उम्मीद है कि 22 में कांग्रेस दूसरी पार्टियों को कड़ी टक्कर देगी। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नगमा शेख की रिपोर्ट। योगी ने बड़ा फैसला लेते हुए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थल के 10 किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया है, जिसके चलते अब यहां मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस क्षेत्र में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं, जिसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी जैसे धर्मस्थलों पर मांस और शराब की बिक्री रोक है। मथुरा में मांस शराब की बिक्री बैन, सीएम योगी ने लगाया बैन। अयोध्या में मांस शराब की बिक्री भी बैन। देश के सभी धर्मस्थलों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता झलकती है, जिसको हम अपने समाज में साफ सुथरा बनाकर रखना चाहते हैं। इसको देखते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में अब शराब और मांस की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। सीएम योगी ने जन्मस्थली के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया है, जिसके चलते अब यहां मांस और शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इस क्षेत्र में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं, जिसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। 2017 में बीजेपी के सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, गोकुल, बलदेव और राधा कुंड को तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया था। कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया, और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी एक योजना रचना बना करके। वहीं सीएम योगी का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि धर्मस्थलों पर मांस और शराब की बिक्री को लेकर सीएम योगी बिल्कुल सख्त हैं। मथुरा से पहले भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी जन्मस्थान के आसपास शराब और मीट बेचने पर बैन है। मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर आपको बता दूं कि योगी सरकार ने मथुरा के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के सर्किल के 10 किलोमीटर को तीर्थ स्थल घोषित किया है। मैं आपको बता दूं कि जो 10 किलोमीटर एरिया है, इसमें तकरीबन 22 वार्ड आते हैं। 22 वार्डों में शराब और मीट की बिक्री नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के कार्यक्रम में मथुरा आए थे। मथुरा आने के दौरान मंच से उन्होंने ऐलान किया था, उसी के चलते जो है ये फैसला लिया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के सर्किल में 10 किलोमीटर तीर्थ स्थल घोषित किया गया। अयोध्या में छोटे बड़े मिलाकर सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं, जहां दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया था। वहीं मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ चित्रकूट देश की सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट अपने प्राकृतिक दृश्यों के साथ आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है।
कहते हैं कि अपने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ 11 साल 11 महीने और 11 दिन बिताए थे। यहाँ के धार्मिक स्थलों के आसपास भी मीट और शराब बेचने पर बैन है। लिहाजा सीएम योगी के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं और पुजारियों में खुशी देखने को मिल रही है। लोगों ने सीएम के इस फैसले को सराहा है। सबसे पहले मैं आपको पत्रकार होने के नाते और मैं धन्य इस ब्रजभूमि का नागरिक होने के नाते मैं योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत इतना बढ़िया काम उन्होंने किया है। इसको धार्मिक स्थल को देखते हुए 10 किलोमीटर को क्या मैं तो ये कहूँगा उनसे और निवेदन करूँगा कि पूरे ब्रजक्षेत्र मंडल को इससे मुक्त किया जाए, शराब से, मांस से, सब जगह पूरा किया जाए और ये बहुत बहुत बधाई का काम है। जैसा कि जानकारी में आया है कि जन्म स्थान के 10 किलोमीटर तक तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। ये निश्चित रूप से मथुरा का सौभाग्य भी है और आवश्यक भी था और हम ये चाहते थे कि पूरी ब्रज भूमि में ऐसा अभियान शुरू हो जाए कि पूरा ब्रज क्षेत्र जो है वह जो है इस दारू और इस तरह की जो चीज़ें बिकती हैं मांस मदिरा ये नहीं बिकें। लेकिन अब 10 किलोमीटर उन्होंने कहा है तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। यूपी में कई और ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर सीएम योगी ने सरकार में आते ही मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। इसमें वाराणसी के धार्मिक स्थलों पर इस साल अप्रैल में शराब और मीट बेचने पर बैन लग गया था। उन्होंने आबकारी अफसरों को निर्देश दिया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य धार्मिक स्थलों के आसपास भी मीट और शराब पर बैन है। गंगा यमुना के संगम वाले प्रयागराज के धार्मिक स्थल के आसपास भी मांस और मदिरा नहीं बेचा जा सकता। स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं। इस शहर में भी सैकड़ों धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी के इस फैसले के बाद मथुरा नगरी किस तरह बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सुपरटेक मामले में नोएडा अथॉरिटी के उन भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन्होंने गलत तरीके से सुपरटेक को फायदा पहुंचाने का काम किया। एसआईटी अध्यक्ष और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव मित्तल, सीईओ रितु महेश्वरी और एसीईओ नेहा शर्मा ने सेक्टर 93A में ट्विन टावर का मुआयना किया और इसे गिराने का प्लान को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार का खेल, अथॉरिटी में खिलाड़ी, जांच पूरी, अब सजा की बारी। फाइल में भ्रष्टाचारियों के नाम, क्या आएगा फरमान। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट मामले में दोषी अफसरों की पहचान करने के लिए नोएडा एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। एसआईटी अध्यक्ष और नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव मित्तल, सीईओ रितु महेश्वरी और एसीओ नेहा शर्मा ने सेक्टर 93A में ट्विन टावर का मुआयना किया और इसे गिराने का प्लान को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसके बाद नक्शे में पास प्लान और जमीन पर उतारे गए प्लान की हकीकत भी पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आएगी। वहीं जांच टीम लखनऊ लौट गई है जहां से सीएम योगी आगे की कार्रवाई के निर्देश देंगे। सुपरटेक एमराल्ड टावर के मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ एसआईटी ने लगभग जांच पूरी कर ली है और एसआईटी की जांच के बाद एसआईटी टीम के अध्यक्ष संजीव मित्तल समेत नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी और एसीओ नेहा शर्मा ने सेक्टर 93 ट्विन टावर का जहां पर इस अवैध इमारत को खड़ा किया गया वहां पर भी मुआयना किया। मुआयना करने के बाद देखा गया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के आदेश दिए हैं, 3 महीने के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, उसी को लेकर मुआयना करके उसकी फोटोग्राफी भी की गई और तमाम जो वैज्ञानिक हैं उनके साथ भी चर्चा की कि किस तरीके से इसको ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है और एसआईटी टीम जो है अब लखनऊ लौट गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन को रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या किन किन अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। जर्नलिस्ट तारिक हसन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 40 मंजिला दोनों टावर को गिराने का आदेश देने के साथ अथॉरिटी की कार्यशैली को भ्रष्ट बताते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। इसे गंभीरता से लेते हुए सीएम ने 2 सितंबर को एसआईटी से जांच का निर्देश दिया था। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा था। एसआईटी ने जिस गंभीरता से नोएडा अथॉरिटी में पिछले कई दिन तक बैठकर इस मामले की बारीकी से जांच की है, उसमें जांच की आज बसपा और सपा सरकार के समय में तैनात रहे आईएएस अधिकारियों तक जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में 2 सितंबर को जिन 8 लोगों के नाम अथॉरिटी ने शासन को भेजे थे, वो निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी के नाम हैं। उसके बाद अथॉरिटी के स्टाफ में काम करने को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। ये चर्चा है कि इतना बड़ा फैसला सीनियर अधिकारियों के दबाव, मंशा या उनकी बनाई पॉलिसी के बिना नहीं लिया जा सकता। ऐसे में यदि निचले स्तर के लोगों को ही इस तरह के मामलों में दोषी बनाया जाएगा तो लोग काम के दौरान खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। अब देखना ये है कि जांच और कार्रवाई की आंच कितने ऊंचे स्तर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।